राजस्थान की सीमा के पास बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव की बिजली गुल थी। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, लेकिन गांव वालों को गर्मी से ज्यादा डर उस अंधेरे से लगने लगा था, जो हर रात पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता था। ऐसे में पूरे गांव में अगर कहीं थोड़ी राहत और सुकून मिलता था, तो वो थी मानो की छोटी सी चाय की दुकान। गांव के बाकी हिस्सों की तुलना में वहां का माहौल थोड़ा ठंडा और शांत महसूस होता था। उस रात भी गांव के कुछ लोग वहीं बैठे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जिसे सुनने के बाद शायद उनमें से कोई भी अंधेरा होने के बाद अकेले घर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। रघु ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, श्याम भैया, ये ट्रांसफार्मर आखिर कब ठीक होगा? श्याम ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, आज की रात बिजली आने की उम्मीद मत रखो रघु। बस दुआ करो कि आज की रात बिना किसी मुसीबत के गुजर जाए। रघु ने इधर उधर नजर दौड़ाई। अरे, काका अभी तक नहीं आए? वो तो रोज इसी वक्त यहां आ जाते हैं। इतने में चाय की दुकान के बाहर किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। दुकान में बैठे सभी लोगों की नजर एक साथ दरवाजे की तरफ उठ गई। अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। वो काका थे, लेकिन आज कुछ अलग था। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। आंखों में ऐसा डर था मानो उन्होंने अभी अभी कोई ऐसी चीज देखी हो जिसे इंसान कभी भूल नहीं सकता। वो बिना कुछ बोले आकर बेंच पर बैठ गए। पूरी दुकान में अजीब सी खामोशी छा गई। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अरे काका, आज इतनी देर कैसे हो गई? काका ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पानी पिया, फिर धीमी आवाज में बोले, अरे क्या बताऊं बेटा, आज शाम मैं उस पुराने घर के पास चला गया था और वहां से फिर वही आवाजें आने लगी। ये सुनते ही वहां बैठे हर आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ चाय की दुकान के बाहर चलती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर कहीं एक कुत्ता लगातार भौंक रहा था। रघु ने धीरे से पूछा, काका, आखिर आपने ऐसा क्या देखा? काका ने कांपती सांस ली। कुछ पल तक चुपचाप जमीन की तरफ देखते रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, अगर तुम लोगों में सच सुनने की हिम्मत है तो आज मैं तुम्हें उस पुराने घर का ऐसा राज बताऊंगा जिसे सुनने के बाद शायद तुम में से कोई भी अंधेरा होने के बाद अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। दुकान में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। काका ने गिलास मेज पर रखा। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, यह बात आज से पूरे 30 साल पुरानी है। उस समय मैं जवान था। करीब 10 साल शहर में पढ़ाई करने के बाद पहली बार अपने गांव वापस लौट रहा था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। ट्रेन धीरे धीरे शिवपुर स्टेशन पर आकर रुकी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्टेशन से घर तक का वह छोटा सा रास्ता मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला था। जैसे ही राहुल के पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। रात के लगभग 11 बज चुके थे। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। स्टेशन के एक कोने में कुछ आवारा कुत्ते गोल होकर सो रहे थे। बचपन में जब राहुल अपने दादाजी के घर आता था, तब यही स्टेशन लोगों की भीड़, चाय की दुकानों की आवाजों और यात्रियों की चहल पहल से हमेशा गुलजार रहता था। लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग था। समय के साथ मानो इस स्टेशन की सारी रौनक कहीं खो गई थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर लगी कुछ पुरानी लाइटें टिमटिमा रही थी। उनकी पीली रोशनी पूरे सुनसान माहौल को और भी डरावना बना रही थी। राहुल ने चारों तरफ एक बार फिर नजर दौड़ाई। क्या मैं किसी गलत स्टेशन पर उतर गया हूं?
शायद बहुत दिनों से इस स्टेशन की देखरेख नहीं हुई, इसलिए इसकी ऐसी जर्जर हालत है। उसने प्लेटफॉर्म पर लगे पुराने नामपट की ओर देखा। धुंधली रोशनी में उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था शिवपुर स्टेशन। नाम देखकर राहुल को थोड़ी तसल्ली हुई कि वह सही जगह पर ही उतरा है, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलते ही उसकी घबराहट फिर लौट आई। वैन रिक्शा तो दूर की बात, आसपास किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ हल्की हवा चल रही थी और सूखे पत्तों के सरसराने की आवाज उस खामोशी को और भी भयावह बना रही थी। राहुल ने चारों तरफ एक बार फिर नजर दौड़ाई। इस रास्ते पर अब कोई गाड़ी मिलेगी ऐसा तो नहीं लगता। पैदल चलने के अलावा अब कोई उपाय नहीं है। आसमान में काले बादल घिर आए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। राहुल आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सड़क के एक कोने पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था। पहले तो राहुल को लगा कि शायद ये उसकी आंखों का भ्रम है। रात का घना अंधेरा, सुनसान माहौल और मन में बढ़ता डर शायद उसे वही दिखा रहा था जो वास्तव में वहां था ही नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ध्यान से देखा तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वहां सचमुच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके दुबले पतले शरीर की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। राहुल को उसे देखकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। बूढ़े के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर भी उसकी निगाहें सीधे राहुल पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह राहुल को पहले से जानता हो। राहुल को यह देखकर और भी अजीब लगा कि इतनी ठंडी रात में जब उसे खुद हल्की सिहरन महसूस हो रही थी, वह बूढ़ा बिना कपड़ों के बिल्कुल सामान्य खड़ा था। राहुल ने हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा, आप यहाँ इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने बिना पलक झपकाए राहुल की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, इंतजार। राहुल की भौहें सिकुड़ गई। किसका इंतजार? बूढ़े के होंठ हल्के से हिले। जो इस रास्ते से गुजरते हैं उनका। राहुल ने घबराकर अगला सवाल पूछा, आप यहीं रहते हैं क्या? कुछ पल तक बूढ़ा बिल्कुल चुप रहा, फिर एक लंबी ठंडी सांस ली। रहता था या शायद अभी भी रहता हूं, अब तो मुझे खुद याद नहीं। राहुल ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? कोई इंसान अपना घर कैसे भूल सकता है? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। जब बहुत समय बीत जाए तो घर और रास्ते दोनों अजनबी लगने लगते हैं। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा, मुझे शिवपुर गांव जाना है। क्या तुम रास्ता जानते हो? राहुल ने सिर हिलाया। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन शिवपुर यहां से 5 किलोमीटर दूर है। कैसे जाओगे? मैं पैदल चला जाऊंगा। बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए। बूढ़े ने राहुल की आंखों में देखा। रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन क्या तुम वहां पहुंच भी पाओगे? राहुल अब परेशान होने लगा था। आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कुछ मंजिलें हर मुसाफिर को स्वीकार नहीं करती। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। बस मुझे रास्ता बता दीजिए। नहीं बाबा, आप बस रास्ता बता दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। बूढ़ा हल्का सा हंसा। रास्ता बताने और रास्ता दिखाने में फर्क होता है बेटा। फर्क? हाँ, इस रास्ते पर कई मोड़ हैं। कुछ सही जगह ले जाते हैं और कुछ ऐसी जगह जहां से लोग लौटकर नहीं आते। राहुल ने गहरी सांस ली। आपकी बातें मेरे समझ से बाहर हैं। ठीक है, चलो। राहुल आखिरकार उस बूढ़े के पीछे चल पड़ा। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक किसी इंसान की कोई आहट नहीं थी। बस कभी कभी आसमान में बिजली कड़कती और उसकी गर्जना पूरे इलाके में गूंज उठती। दोनों चुपचाप आगे बढ़ते। कुछ समय बाद अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राहुल घबराकर बोला, अरे, ये बारिश भी अभी होनी थी। कैसे पहुंचूंगा घर? भूख के मारे बुरा हाल हो गया है।
बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो बेटा, यहीं पास में मेरा घर है। चलो पहले कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो। जब बारिश थम जाएगी तब अपने दादाजी के घर चले जाना। राहुल एक पल के लिए रुक गया। आपका घर? लेकिन कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे कि आपको याद नहीं, आपका घर कहाँ है? बूढ़े ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, असल में अब उम्र बहुत हो गई है बेटा, याददाश्त पहले जैसी नहीं रही, कभी कभी पुरानी बातें भूल जाता हूँ। राहुल पूरी तरह आश्वस्त तो नहीं हुआ, लेकिन तेज बारिश, भूख और थकान ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। करीब 15 मिनट लगातार चलते रहने के बाद दूर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। बिजली की चमक में उसकी आकृति कभी साफ दिखती तो कभी अंधेरे में गायब हो जाती। जैसे जैसे वह करीब पहुंचे, राहुल की बेचैनी बढ़ने लगी। वह मिट्टी और ईंटों से बना बेहद पुराना मकान था। दीवारों पर जगह जगह गहरी दरारें थीं और सबसे अजीब बात, उसके आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ और झाड़ियां थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह घर इस दुनिया से बिल्कुल अलग, किसी भूली हुई जगह पर खड़ा हो। राहुल ने धीमे स्वर में पूछा, बाबा आप यहाँ अकेले रहते हैं? बूढ़े ने दरवाजे की ओर इशारा किया। अंदर चलो बेटा, सब पता चल जाएगा। बारिश अब भी जोरों से हो रही थी। बूढ़े ने लकड़ी का पुराना दरवाजा खोला। दोनों घर के अंदर चले गए। घर का अंदरूनी मंजर देखकर राहुल को अजीब सा महसूस हुआ। कमरा बड़ा था, लेकिन उसमें ज्यादा सामान नहीं था। एक कोने में पुरानी लालटेन जल रही थी। उसकी पीली रोशनी दीवारों पर डगमगाती परछाइयां बना रही थी। दीवारों पर नमी के काले धब्बे थे और छत की लकड़ियां कई जगह से टूटी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन राहुल का ध्यान अचानक कमरे के बीचों बीच बैठी एक लड़की पर जाकर टिक गया। वह लगभग 19 साल की लग रही थी। उसने साधारण से पुराने कपड़े पहन रखे थे। उसके लंबे काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था और उसकी मौजूदगी पूरे कमरे में अलग ही महसूस हो रही थी। राहुल कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। बाबा ये कौन है? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। बेटा यह मेरी इकलौती बेटी है। क्यों, कहीं तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? राहुल झेंप गया। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल जाकर कमरे में रखी एक पुरानी चारपाई पर बैठ गया। लेकिन बैठते ही उसे एक बात बहुत अजीब लगी। वह लड़की लगातार उसी की ओर देखे जा रही थी, बिना पलक झपकाए, बिना किसी भाव के, बस एक टक। राहुल ने नजरें हटा ली। फिर कुछ क्षण बाद दोबारा उसकी ओर देखा। वह अब भी उसी तरह उसे घूर रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बारिश की आवाज, छत से टपकती पानी की बूंदें और लालटेन की धीमी लौ, बस यही आवाजें सुनाई दे रही थी। राहुल को बेचैनी होने लगी। बूढ़ा लड़की की ओर देखकर बोला, बेटी जा, मेहमान के लिए खाना लगा दे। लड़की ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। कुछ देर बाद वह एक थाली में खाना लेकर लौटी और राहुल के सामने रख दिया। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, लो बेटा, खाना खा लो, फिर थोड़ा आराम कर लेना। बारिश थम जाए तो अपने दादाजी के घर चले जाना। राहुल को सचमुच बहुत भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया। सफर की थकान, बारिश और रात भर की बेचैनी ने उसके शरीर को पूरी तरह थका दिया था। खाना खाने के बाद वह कमरे में रखी पुरानी खाट पर लेट गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। रात के लगभग 2 बज चुके थे। बारिश अब पहले से काफी कम हो गई थी। बाहर कहीं कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी साफ और दर्द भरी थी कि राहुल की नींद तुरंत खुल गई। वह झटके से उठकर बैठ गया। रोने की आवाज फिर सुनाई दी। ऐसा लग रहा था
जैसे कोई औरत घर के बाहर खड़ी होकर फूट फूट कर रो रही हो। राहुल घबराकर बोला, इतनी रात को कौन रो रहा है? बाबा, ओ बाबा, कुछ हुआ है क्या? कोई रो रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। वहां न तो बूढ़ा आदमी था और न ही उसकी बेटी। कमरा पूरी तरह खाली था। ये दोनों कहाँ चले गए? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और बाहर निकल आया। बाहर घना अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। न बूढ़ा दिखाई दे रहा था और न ही उसकी बेटी। तभी फिर वही रोने की आवाज गूंजी। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा पास लग रही थी। राहुल के शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने एक पल भी वहां रुकना उचित नहीं समझा। वह तुरंत कमरे के अंदर भागा, अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकलकर गांव की दिशा में दौड़ने लगा। पीछे से हवा के साथ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। बेटा, हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ, हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ। आवाज कभी बूढ़े की लगती तो कभी उस लड़की की, लेकिन राहुल ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पूरी ताकत से भागता रहा। कीचड़ में उसके पैर बार बार फिसल रहे थे। सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन वह रुका नहीं। करीब आधे घंटे तक लगातार दौड़ने के बाद उसे दूर कुछ रोशनियां दिखाई दी। उसका दिल उम्मीद से भर उठा। वह शिवपुर गांव था। गांव के घरों में जलती लालटेनों और बल्बों की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दे रही थी। राहुल और तेज दौड़ा। कुछ ही देर में वह अपने दादाजी के घर पहुंच गया। वह बुरी तरह हाफ रहा था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था और दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है इतनी रात को? दादाजी, मैं राहुल हूं। दरवाजा खुलते ही दादाजी ने राहुल को देखा। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बुरी तरह हांफ रहा था। अरे बेटा, तू इतनी रात को? क्या हुआ? तेरी ये हालत कैसे हो गई? राहुल घबराई आवाज में बोला। दादाजी, वो बूढ़ा आदमी और वो लड़की। दादाजी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। चल, पहले घर के अंदर आ जा, आराम से बैठ, फिर बता क्या हुआ है। दोनों घर के अंदर चले गए। दादाजी ने दरवाजा बंद किया और राहुल को सूखे कपड़े देकर बैठने को कहा। दादाजी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब आराम से बता, तेरे साथ क्या हुआ? राहुल ने एक गहरी सांस ली। फिर स्टेशन पर उतरने से लेकर उस बूढ़े आदमी, उसकी बेटी, पुराने घर, रात में सुनाई देने वाली रोने की आवाज और वहां से भागकर आने तक की पूरी घटना एक एक करके दादाजी को सुना दी। पूरी बात सुनते ही दादाजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने घबराकर पूछा, हे भगवान, तूने उनका खाना भी खा लिया? राहुल ने धीरे से सिर हिला दिया। दादाजी ने माथे पर हाथ रख लिया। बेटा, तुझे स्टेशन पर ही रुक जाना चाहिए था। इतनी रात को उस रास्ते पर कौन ऑटो या गाड़ी मिलती है? गांव का हर आदमी जानता है कि आधी रात के बाद उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरते। राहुल ने घबराकर पूछा। दादाजी, आखिर वो दोनों थे कौन? दादाजी ने कुछ पल आंखें बंद रखी, फिर भारी आवाज में बोले, बेटा, वे कोई इंसान नहीं थे। लोग कहते हैं वे रामकिशन और उसकी इकलौती बेटी की भटकती आत्माएं हैं। कई साल पहले रामकिशन अपनी बेटी के साथ इसी गांव में रहता था। एक दिन उसकी बेटी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मजबूरी में वो उसे शहर के अस्पताल ले गया। इलाज के बाद जब दोनों देर रात पैदल गांव लौट रहे थे, आसमान में भयंकर बिजली कड़क रही थी। तभी एक तेज बिजली सीधे उन दोनों पर आ गिरी। वहीं उसी सुनसान रास्ते पर बाप और बेटी दोनों की मौत हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि उनकी चीख भी किसी तक नहीं पहुंची। वे किसी से मदद भी नहीं मांग पाए। उस दिन के बाद से
गांव के लोग कहते हैं कि बरसात की अंधेरी रातों में वे दोनों उसी रास्ते पर दिखाई देते हैं। वे राह भटके मुसाफिरों को अपने घर चलने के लिए कहते हैं, शायद इसलिए कि जिस मदद का इंतजार उन्हें अपनी आखिरी रात में था, उसी मदद की तलाश आज भी उनकी अधूरी आत्माएं करती हैं।